गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम कुछ जेई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और केमिकल इक्विलिब्रियम या कह लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम से ये क्वेश्चन है। 0.1 मोलर ऑफ HA इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH। कैलकुलेट द pH एट द एंड पॉइंट गिवन। Ka of acid is 5 into 10 raised to power minus 6 and alpha is given, means degree of dissociation is given which is very less than 1। तो होगा क्या बेटा, इसको अप्रोच कैसे करना है हमें कि HA जो है वो हमारा क्या होगा, कोई वीक एसिड है मान लीजिए। तो HA जो डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव A नेगेटिव में होगा, वीक एसिड है। अब ये HA जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे बनेगा Na, सॉल्ट बन जाएगा प्लस में वाटर। तो ये एक्चुअली में ये जो मिक्सचर है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट करना है, जिसमें फॉर्मूला हमारा pH के लिए होता था 7 प्लस में हाफ ऑफ pKa प्लस में log C। ये डायरेक्ट हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डिराइव किया था फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट्स। तो अब कंडीशन क्या है कि हमें pKa निकालना है, जो कि हमें Ka गिवन है क्वेश्चन में पहले ही। तो हम क्या करेंगे, pKa विल बी माइनस लॉग ऑफ Ka, और इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। AB लॉग AB है तो लॉग A प्लस लॉग B हो जाएगा, माइनस है तो दोनों पे माइनस लग जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। माइनस 6 आगे आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और log 10 1 हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 6 माइनस log 5 की वैल्यू है 0.6990, तो यहाँ पे हमें निकल के आएगा 5.3010। अब एक और बात है क्वेश्चन में बेटा कि 0.1 मोलर HA दिया हुआ है, जो एसिड है उसकी कुछ वॉल्यूम रही होगी V, और 0.1 मोलर ऑफ NaOH V दिया गिवन है। तो क्या होगी कंडीशन कि जब हम उसे मिक्स करके सॉल्ट बनाएंगे Na का, वो 2V वॉल्यूम हो जाएगी, तो एक्चुअल में क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, है ना। तो हम बोलेंगे कि जो ये Na सॉल्ट बनेगा वो दुगने वॉल्यूम में गया, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी वो 0.1 मोलर ना रह के कितनी हो जाएगी, 0.05। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे फॉर्मूले में क्या है, log C है, log C भी कैलकुलेट करना होगा। जो ये C कंसंट्रेशन रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 0.05 इंस्टेड ऑफ 0.1। तो हम log 0.05 को कैलकुलेट करेंगे, तो अब हमारे सामने क्या होगा, log 5 0.05 को मैं इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब ये log AB हो गया है, log AB होगा तो log A प्लस B, और ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 जो होगा वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस में log 5 -2। अभी हमने देखा ही था log 5 कितना है, 0.6990। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 1.3010। अब बस हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले में पुट करना है इसे। तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pK हम निकाल चुके हैं, कितना था 5.3010। log C हम निकाल चुके हैं, जो कि कितना आया हमारे पास माइनस में 1.3010। तो देखिए log C में हमने इसकी वैल्यू पुट की और यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि हाफ बाहर है। तो हमारे सामने क्या होगा, 7 प्लस में 1/2 4, तो ये 2 हो जाएगा, तो 7 + 2 = 9। तो आंसर विल बी 9। सो हमसे ये जो पूछा गया था, कैलकुलेट द pH एट द एंड पॉइंट, वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 9। pH हमारी कितनी हो जाएगी, 9। और ये चीज़ हम बेसिकली दिमाग से समझ भी सकते हैं कैसे, कि अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्यूशन बना था तो pH ऑफकोर्स हमारी 7 से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि जो नेट सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट 1 मोलर बाई अ वीक एसिड HA 1 मोलर इज 1/100th ऑफ दैट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HX। स्ट्रॉन्ग एसिड है 1 मोलर अगेन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो द Ka ऑफ HA इज़, तो ये हमने बोला है कि जो ये हमारे पास HA है, जो हमारा वीक एसिड था, उसके लिए Ka मीन्स डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड कितना होगा। तो अब आप देख लीजिए इस चीज़ को, क्वेश्चन में गिवन डेटा था कि जो रेट होगा इनिशियल
वीक एसिड का वो 1/100 टाइम ऑफ रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन था। तो जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, बिकॉज रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो जो एच आयन की वीक एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो 1/100 टाइम ऑफ एच आयन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये 1 मोलर गिवन, ये डेटा में 1 मोलर गिवन था, तो उससे 1/100 टाइम जो होगी वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो कि कितना होगा 10⁻⁻² मोलर। तो ये हमारे पास वीक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई है। ठीक है, तो अब ये बात हमें इस चीज़ को इस तरीके से समझना है कि ये जो एच ए होगा और एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव बनेगा, तो वहाँ पे जब मान लीजिए स्टार्टिंग कंसंट्रेशन सी थी, तो इसमें से एट इक्विलिब्रियम कुछ टूटेगा सी अल्फ़ा, और वो सी अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सी, जो कि कंसंट्रेशन 1 मोलर दी हुई थी इस क्वेश्चन के लिए। अब एक और चीज़ है कि अगर आपका एक एच ए मॉलिक्यूल टूटता है तो एक एच पॉजिटिव और एक ए नेगेटिव बनता है, तो जितने भी बनेंगे वो बराबर बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एच पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन होगी वो ही हमारी ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए के ए लिखूँ, जो कि क्या है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ए नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में एच ए, तो अब हमने जो ये निकाला था कि ये एच आयन की कंसंट्रेशन है वो ए नेगेटिव के बराबर है, जो कि हमने अभी निकाला है वीक एसिड के लिए कितनी 10⁻⁻²। तो दोनों की ही 10⁻⁻² होगी, क्योंकि जितना टूटेगा एच ए उतना का उतना एच पॉजिटिव बनेगा, उतना का उतना ए नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻² 10⁻⁻² एच ए है हमारे पास ये, और ये हमारे पास वैल्यू जो सी अल्फ़ा की थी वो कितनी थी 10⁻⁻²। तो 1 में से अगर 10⁻⁻² माइनस करूँ तो वो काफ़ी छोटी है, हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू नियरली इक्वल टू कितने आ जाएगी 10⁻⁻4, और दिस विल बी योर के ए। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं कुछ इक्वेशन के लिए, जैसे कि N2 प्लस में 3H2 फॉर्म ट्वाइस NH3। अगली रिएक्शन है N2 प्लस O2 फॉर्म ट्वाइस NO। नेक्स्ट रिएक्शन H2 प्लस में हाफ O2 फॉर्म H2O। K1 K2 प्लस K3, मतलब K1 दिया है, K2 दिया है एंड K3 दिया है। तीनों इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इनने बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन निकालिए जिसमें ट्वाइस NH3 प्लस में 5/2 O2, जिसका K होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म ट्वाइस NO प्लस में 3H2। इसके लिए K क्या होगा वो बताना है। तो ध्यान देखिए, जो हमें डेटा गिवन होता है उसी से हमें इस इक्वेशन को बनाना है। कैसे, देखिए ट्वाइस NH3 जो है वो हमें प्रोडक्ट साइड में दिया है, पर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में दिया है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ट्वाइस NO प्रोडक्ट साइड में दिया है, इधर ट्वाइस NO प्रोडक्ट साइड में, तो हमें ये समझ जाना चाहिए। तो ये K2 के लिए हमें रिएक्शन एज इट इज़ रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे 3H2O दिया है, यहाँ पे H2O है, तो हमें यहाँ से ये समझना चाहिए कि हमें इस रिएक्शन को 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो उससे हमारे पास नेट K की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन होगी ये हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर मैं K1 लिखूँ तो वो कितना होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट जो कि क्या है NH3 रेज टू पावर 2 अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, तो N2 की पावर 1 H2 की पावर 3, सेम टू सेम K2 निकलेगा NO की पावर 2 अपॉन में N2 की पावर 1 एंड O2 की पावर 1। K3 निकलेगा H2 वाटर की पावर 1 अपॉन में H2 की पावर 1 एंड O2 की पावर हाफ। तो अब हमें इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे रिवर्स करना पड़ेगा, इसे एज इट इज़ रखना पड़ेगा, इसे 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हमने ये किया, इक्वेशन 2 को एज इट इज़ रखा, इक्वेशन 3 को 3 टाइम्स किया और इक्वेशन 1 को उसमें से माइनस किया, मतलब रिवर्स कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा जो नया K होगा वो कितना होगा, K2 इंटू में K3 की पावर 3 अपॉन में K1। तो इस इक्वेशन के लिए जो K होगा वो ये वैल्यू है, और इसको हम क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो NO की पावर 2 एंड H2O की पावर 3 अपॉन में NH3 की पावर 2 एंड O2 की पावर 5/2 आई। तो क्या हमने जो ये डेटा लिखा, ये जो वैल्यूज़ थी, अगर मैं इनको पुट करता हूँ तो ये इसके बराबर आनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने डेटा पुट किया है सबका, K1 K2 K3 का, और हम देखते हैं जैसे ये K3 को 3 टाइम्स किया था तो H2O की पावर 1 थी तो मल्टीप्लाई बाई 3, H2O की पावर 1 थी तो मल्टीप्लाई बाई 3, O2 की पावर हमारे पास 1/2 थी, मतलब 1/2 थी, हाफ थी तो हमने उसे मल्टीप्लाई किया तो 3/2। और हम देख सकते हैं कि इससे हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू K2 इंटू K3 की पावर 3 अपॉन में K1। आई होप ये आपको समझ आया हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन
रिडॉक्स रिएक्शन से है और जेईई एडवांस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्साइड ऑक्टा ऑक्साइड F2O H2S4O6 H2S5O6 C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। काउंट द नंबर ऑफ atoms existing in their zero oxidation state in each molecule, their sum is। मतलब इसमें बताना है कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हर एक मॉलिक्यूल में चेक करते हुए, और फिर उनका सम बताना है कि कितने टोटल एटम्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो पहले मॉलिक्यूल में आ जाते हैं Br3O8। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ कंपाउंड इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो हमारे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम पढ़ते हैं, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है पर हमें पता है कि वो एक्चुअल में नहीं होती, क्योंकि हमें अलग अलग एटम की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, पर जब हम उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो कैसी निकलती है, फ्रैक्शनल। जैसे कि मैं अगर Br3O8 जो कि ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्सीजन ऑक्साइड है, उसका अगर मैं आपको बात करूं तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो ये होगा ये +6 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 -2 -2, तो इन तीनों की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, इन पे -2 -2 होगा तो इसकी वजह से इस पे +4 आ जाएगा, बट इसके दोनों तरफ ब्रोमीन है जो कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। सेम इस पे आएगा +6, तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिस पे हमारे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। नेक्स्ट हम आते हैं OF2 पे, जिसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो हमारा +2 चार्ज शो करेगा, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो -1 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन को अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है H2S4O6, तो हमारा क्या होगा, S को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH और इधर S, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से इस पे +5 चार्ज होगा, इस पे +5 चार्ज होगा, पर यह ध्यान से देखिए ये दो जो बीच के सल्फाइड लिंकेज है, इन पे दोनों तरफ ही सल्फर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसकी वजह से इन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। सेम आप देखिए H2S5O6 स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बनाएंगे, सेम यहाँ पे +5, क्योंकि यहाँ पे -1 तो ये +1, -2 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे +2 -2 +2 +5 सेम ऐसा कॉर्नर पे हो जाएगा, बट बीच में तीनों ऑक्सीजन जो सल्फ़र होंगे उन पे क्या आएगा, 0, क्योंकि इसके दोनों तरफ ही क्या है, सल्फ़र है। सेम होने की वजह से इन तीनों सल्फ़र एटम का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0। सेम कार्बन सब ऑक्साइड में आइए, कॉर्नर वाले कार्बन्स जो होंगे वो +2 होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये -2 +2, ये -2 ये +2, बट सेंटर वाला कार्बन दोनों तरफ ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर कितना आ जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 and 6 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 6। तो ऐसे हमारे 6 एटम होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पे, दैट विल बी 0। तो ये भी आपको आई होप समझ आया हो।